हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इज स्टडी। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से हमारे बायोलॉजिस्ट आए हैं जिसने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्यों क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी? क्यों हमने ग्रुप्स में डिवीजन करा? क्यों सब ग्रुप्स में डिवीजन करा? ठीक है, क्या ज़रूरत थी भाई? अगर हमारी यहाँ कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तब तक हम लोग कोई भी चीज़ नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जिसकी वजह से हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना पड़ा? अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ने करा क्या बेटा, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जाइए और आप जो है किसी प्लांट्स के बारे में पढ़िए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लांट के डिफरेंट डिविजन्स यहाँ पर कर रखे हैं और हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। टू मेक आवर स्टडी ईजियर, हमारी स्टडी को ईज बनाने के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन करा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या और भी बहुत आसानी से हम लोग उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर। ये हमारा कैसा होता है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, ठीक है, ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप्स में अरेंज कर देना, एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर भी कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के आधार पर और विभिन्नता के आधार पर। ठीक है, अगर सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म ये है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, राउंड है। कैसे हैं ये दोनों? राउंड है। तो इनको हमने क्या कर दिया, एक सिंगल ग्रुप में प्लेस कर दिया। ये हमारा क्या है, एक सिंगल ग्रुप हो गया। सिंगल ग्रुप में अब जितने भी ऑर्गेनिज्म गोल होंगे, मतलब राउंड होंगे, तो उनको इसी ग्रुप में प्लेस करा जाएगा। डिसिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया, एक हमारे पास ये राउंड हो गया, ठीक है, एक हमारे पास ये राउंड हो गया और एक हमारे पास कैसा हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ग्रुप अलग है तो इसको इस वाले ग्रुप में प्लेस करेंगे और इसका एक नया ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो जितने भी ट्रायंगुलर शेप है वो सब उसमें चले जाएंगे। तो यही हमारा क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आगे देखेंगे, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर एंड प्लेसिंग द ग्रुप इनटू हायरार्किकल कैटेगरी। वही हायरार्की मैंने बताया था कल, टैक्सोनॉमी हायरार्की, उसी कैटेगरीज में प्लेस कर देना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, भाई क्यों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था, इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन को, इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पूछा जाता है भाई क्यों कराया गया क्लासिफिकेशन, क्या नीड थी। तो यहाँ लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ सके ये पॉसिबल नहीं हो सकता। स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। मतलब अगर हमसे बोला जाए कि सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ के आइए, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सभी ग्रुप, भाई इतनी बड़ी बुक है, अब उसमें हम कहाँ ढूंढने लगेंगे। जैसे एक सिस्टमैटिक वे, हम लोग एक बुक लेते हैं, बुक में आगे इंडेक्स दिया हुआ होता है और उसमें चैप्टर्स दिए होते हैं और चैप्टर स्टार्ट होने से पहले चैप्टर नंबर लिखा होता है। ठीक है, अगर उसमें चैप्टर नंबर ना लिखा हो, अगर उसमें जो है इंडेक्स ना दे रखी हो और मैं आपसे बोल दूं कि इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूरी बुक खोलने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी आएगी ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो हमने क्या करा बेटा कि स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने ग्रुप्स में डिवीज़न करा, जिससे हम लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन की वजह से हम लोग जो है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है उनको भी समझ सकते हैं।
द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब पहले के समय में जो हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ना था वो बहुत डिफिकल्ट माना जाता था, क्योंकि उस समय पूरा सब एक खिचड़ी के फॉर्म में था। ठीक है, ये चीज। चलो आगे देखते हैं और भी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन है हमारे पास। कौन कौन से हैं? तो एक हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है और एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर देखिए हम लोग कैसा देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर देखेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? मॉर्फो मतलब फिजिकल अपीयरेंस समझ लो, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, मतलब और इस फिजिकल अपीयरेंस में भी कितने कैरेक्टर हम लोग देखेंगे? तो बेटा ओनली 1 और 2 कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मतलब 1 या 2 कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। ठीक है, अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, अगर 1 या 2 कैरेक्टर जो है सिमिलर है, तो उनको एक सेम ग्रुप में प्लेस करा गया। जैसे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट 2 ग्रुप में, जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट हैं उनको फ्लावरिंग में रख दिया, जितने भी नॉन फ्लावरिंग हैं उनको नॉन फ्लावर में रख दिया। ठीक है, इनेमा और अनेमा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड कैप्सूल्स की बात आ गई। एनेमा में जितने रेड ब्लड सेल्स वाले हैं वो यहाँ पर आ गए, और जिनमें जो रेड ब्लड सेल्स जिनमें नहीं पाए जा रहे वो अनेमा में आ गए। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन कौन सा था? अरिस्टोटले का क्लासिफिकेशन था। किसका था बेटा? अरिस्टोटले। अरिस्टोटले कौन थे बेटा बताइए? हु इज अरिस्टोटले? ठीक है, अरिस्टोटले कौन थे बताइए? अरिस्टोटले हमारे कौन है बेटा? फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हु इज अरिस्टोटले? फादर ऑफ बायोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बात। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटले। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ बेटा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या है नेचुरल सिस्टम? टेक्स इनटू कंसीडरेशन कंपैरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, so as to bring out natural similarities and dissimilarities and hence natural relationship among the organism। ठीक है, जैसे बेंथम दे रखा है, होकर, और ये किसने दिया था? बेंथम और होकर का क्लासिफिकेशन था। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो नेचर, देखो नाम का ही लिखा हुआ है नेचुरल क्लासिफिकेशन, मतलब नेचर जो सिमिलरिटी दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नेचुरली मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल हैं। एक ऑर्गेनिज्म है उसके भी जो है 2 कान हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके भी 2 कान हैं, तो दोनों के कैरेक्टर सेम मिले तो उनको एक अंडर ग्रुप में रख दिया, और ये नेचुरली है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मेथड नहीं है। ठीक है, नेचर उनको ग्रुप कर रहा है। ठीक है, और ये किसका था बेटा? बेंथम हमारे साइंटिस्ट का नाम है, और ये हुकर, बेंथम एंड हुकर ने करा था। और डिसिमिलरिटी है मतलब अगर अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग, अब जैसे प्लांट्स में कई सारी कैटेगरी आती हैं। ठीक है, प्लांट्स में हमारे एंजियोस्पर्म आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, है ना। एल्गी की कैटेगरी अलग आती है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो सबके आधार पर अलग अलग कराना, बट है तो ये सब प्लांट की कैटेगरी में, तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में देखेंगे क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनका एवोल्यूशन कैसे निकला है और वहां पर उनका जो रिलेशन था वो कैसा था ऑर्गेनिज्म। इन दिस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन। मैंने बताया एवोल्यूशन ऑन अर्थ उनका कैसा हुआ, फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व, मतलब छोटे से बड़े वो कैसे हुए हैं उसके आधार पर। ठीक है, एंगुलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन एंड, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्सन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सब जो थे इन्होंने करवाया। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम।
है ना सिस्टम। मतलब जब इतना ज़्यादा होने लगा तो भाई बहुत ज़्यादा, अब हमारे यहाँ जो अर्थ थी उसके ऊपर प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, फंगस भी पाए जा रही, बैक्टीरिया भी पाई जा रही, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चीज़ें पाई जा रही, तो यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगा। तो यहाँ पर हमारे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है इसको चीज़ों को सिस्टमेटिक करा। ठीक है, जैसे जो आज के समय में जो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन हुआ था तो वो R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है, वो कौन से थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लेकिन हमारे बुक्स में जो लिखा हुआ है पहले उसको समझेंगे, फिर R.H. विटेकर वाला भी समझेंगे। ठीक है, क्या था आप देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ बेटा तो जितने भी प्लांट्स थे, अब प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर देखे होंगे, और वो कैरेक्टर कौन सा था बेटा, वो था फोटोसिंथेसिस। कौन सा कैरेक्टर था, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे, वो भी सब किस में चले गए, प्लांटी में चले गए। अब ये तो भाई गड़बड़ हो गई बात, क्योंकि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब जैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब ये ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो हेट्रोट्रॉपिक भी थे, हेट्रोट्रॉपिक, कुछ ऐसे थे जो बोथ थे और उनको प्लांट की कैटेगरी में डाला। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में नहीं आ पा रही थी, और जो है यहाँ पर इसको किसने दिया था, तो कार्लस लीनियस ने, जो लिखा हुआ प्रपोज बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, कौन कौन से थे, तो एक प्लांटी था, प्रोटिस्टा था, एनिमेलिया था। प्लांटी में प्लांट्स को रखा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, एनिमेलिया को एनिमल्स में रखा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, जैसे कि हमारी फंजाई। अब क्वेश्चन ये आया इनको कहाँ रखा जाए, फिर कुछ बैक्टीरिया आई, क्या आ गई, बैक्टीरिया। अब इनको कहाँ रखा जाए, भाई ये भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी गड़बड़ हो गया। फिर कहते हैं भाई सब छोड़ो, एक हमारे वो आए, क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट, उनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था बेटा, R.H. विटेकर। कहते सब ठीक है, मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, अब उन्होंने कौन सा दिया बेटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम दिए हैं। ठीक है, अब मोनेरा देखो, इसको बहुत ध्यान से मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें, है ना। कौन सा दिया, पहला मोनेरा, फिर कौन सा दिया उन्होंने, प्रोटिस्टा, 5 किंगडम थे। फिर कौन सा उन्होंने दिया बेटा, प्लांटी, फिर कौन सा दिया उन्होंने, फंजाई, फिर एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में सब सारी चीजें क्या आ गई बेटा, बैक्टीरिया, क्या आ गई, जितनी भी टाइप्स की बैक्टीरिया थी वो सब किसमें आ गई, मोनेरा में। जितने भी टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मैंने क्या बोला, जितने भी टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो सब प्रोटिस्टा में आ गए। फिर प्लांटी में कितने आ गए, जितने भी टाइप्स के प्लांट्स थे वो सब हमारे प्लांटी में आ गए। जितनी भी टाइप्स की फंगस थी वो सब किस में आ गए, फंजाई में। और जितने भी टाइप्स के हमारे ऑर्गेनिज्म थे, क्या मैंने बोला, जितने भी टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म थे वो सब हमारे किस में आ गए बेटा, तो वो सब हमारे किंगडम, हमारे एनिमेलिया में। नोट कर लीजिएगा इसे, क्लियर होगी बात। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, R.H. विटेकर। क्लियर होगी बात। अब देखो इसके और बातें यहाँ पे लिखी है, लिखा हुआ है इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। किसके आधार पर करा था, सेल वॉल के आधार पर करा था। एंड प्रपोज बाय कार्लस लीनियस, किसने करा था, कार्लस लीनियस ने करा था। ठीक है, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सेल वॉल के आधार पर करा गया था, क्योंकि जो प्लांट है ना, प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, और जो एनिमल होते हैं, जो एनिमल सेल होता है इसमें प्लांट सेल
सेल वॉल जो हो वो क्या होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था। किसने करा था? तो कार्लस लिनियस ने करा था। क्लियर होगी बात? चलो आगे क्या लिखा हुआ है। फिर थ्री किंगडम सिस्टम में क्या दिक्कत थी भाई? हैकल सेपरेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हैकल ने क्या करा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया था, अल्गी एंड फंजाई, ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू। ठीक है, मतलब उनमें टिश्यू नहीं पाया जाता था। डिफरेंशिएशन एंड न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड, और उन्होंने एक नया किंगडम दिया, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा था। फिर इन, लेकिन तब भी यहाँ पे दिक्कत होने लगी और भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने लगी, बैक्टीरिया वगैरह। फिर किंगडम फंजाई आ गया, और सॉरी फंजाई बता रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और ये किसने दिया? आर.एच. विटेकर, जो आज के समय में मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया 5 किंगडम का, जिसको मैंने अभी डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें बताई। क्लियर होगी बात? तो ये चीज याद रखिएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनियस ने दिया। ठीक है, 3 किंगडम किसने दिया? हैकल ने दिया। और 5 किंगडम किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं पहले भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा मोनेरा के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अब मोनेरा में क्या क्या चीजें लिखी थी। द किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट, जितने भी टाइप्स के प्रोकैरियोट। अब आपको पता है हमारे जो सेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया था प्रोकैरियोट्स, अगर नहीं बताया तो आप लोग देख लीजिएगा, और एक मैंने बताया आप लोगों को यूकैरियोट्स। कौन से बताएं? यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोकैरियोट्स है 2 वर्ड से मिलकर के बना, प्रो प्लस कैरियोट्स, और यहाँ पर ये भी 2 वर्डों से मिलकर के बना, यू प्लस कैरियोट्स। ठीक है, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, क्या होता है? ट्रू। और कैरियोट, कैरियन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये कैरियन से मिलकर के बना हुआ है। कैरियन का मतलब होता है बेटा क्या? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होता है? अपना ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होगा ये मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आप समझिएगा आगे। जैसे हमारा क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा? हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल है या ऐसा स्मॉलेस्ट सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा हो गई, बैक्टीरिया हो गई, एक्टिनोमाइसीट्स हो गई, ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब मोनेरा के कुछ ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया है राइट डाउन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, और मोनेरा से कई बार नीट से क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। सबसे पहली बात तो मोनेरा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, एंड कंटेन मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स, और बहुत पहले इसमें जो फॉर्म पाई जाती है वो सब मोनेरा में ही आती हैं। दीज सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ये सेल्स जो होती है कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। कहीं पर भी वर्ड लिख करके आ जाता है बेटा अगर माइक्रोस्कोपिक, वर्ड लिख करके आ गया माइक्रोस्कोपिक, तो मीनिंग क्या होता है बेटा? द ऑर्गेनिज्म, द organisms which can only be seen with the help of microscope। क्लियर? मतलब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको केवल हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। इनमें सेल वॉल पाई जाती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूक्लियस। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, एंड कंटेन नेकेड डीएनए। नेकेड का मतलब क्या होता है? डीएनए, नेकेड का मतलब होता है नग्न, अगर हिंदी में बात करें, है ना, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अरेंज नहीं होता है डीएनए, ऐसे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। क्लियर होगी बात?
आगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है वो ऑर्गन्स यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, एसेक्सुअल होगा, एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जीन रिकॉम्बिनेशन छोड़कर। फ्लैजिला में भी प्रेजेंट, फ्लैजिला पाया जा सकता है, एंड आर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाएगा। फ्लैजिला क्या होता है, ये सपोज दैट हमारी एक बैक्टीरिया है, तो इस तरह से एक पार्ट निकला होता है, दैट इज नोन एज फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला क्या करता है बेटा, उसको मूवमेंट कराने में मदद करता है, ठीक है, मूव कराने में मदद करता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड बैक्टीरिया है, क्लियर होगी बात। और बैक्टीरिया जो है वो इस किंगडम का सोल मेम्ब्रेन है, क्लियर होगी बात, सोल मेम्ब्रेन मतलब बैक्टीरिया जितनी भी है उस इसी में आई, क्लियर होगी बात। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ये देखें यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के आधार पर बैक्टीरिया को हमने जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें राउंड शेप, जैसे कोकस है ना, तो कोकस हमेशा कैसा, कोकस हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, अगर राउंड शेप है तो वो कोकस होगा, ठीक है। अगर हमारा स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम हो जाएगा, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस हो जाएगा, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो हो जाएगा, ठीक है। दीज आर कोकस, ये हमारे क्या हैं, कोकस हैं। ये हमारे रॉड शेप्ड हैं तो ये क्या होंगे, हमारे बैसिलस हो गए। स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरलम हो गए, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो हो गए, क्लियर हो गई बात। तो बैक्टीरिया को भी हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, क्लियर होगी, शेप के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और भी देखेंगे, दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स विच लिव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन, ठीक है। मतलब जो किंगडम मोनेरा जो है, मतलब ये बहुत एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में भी ये पाए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज हैं जिनको हम लोग हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी है वहाँ भी पाए जाएंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। मार्शी एरियाज, मतलब जहाँ पर मिथेनोजेंस, खूब मीथेन निकलती है, वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये जो बहुत अलग अलग बैक्टीरिया उन सबसे अलग होती हैं, इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनकी जो सेल वॉल होती है वो अलग टाइप की बनी होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स, ठीक है। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज रूमिनेंट एनिमल्स, जो पगुराते हैं, पगुराते हैं मतलब क्या होता है, जैसे गाय को कभी देखना भूसा मिलेगा तो एकदम से खा लेगी, और फिर जब वो शांति से बैठती है तो उस भूसे को वापस से लाती है, फिर उसको चबाती है, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में लेकर के जाती है, तो उनमें एक रूमिनेशन चैम्बर अलग से पाया जाता है, ठीक है। तो उनका जो गट होता है गले में, उनमें मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और यही जब गोबर निकलता है, अब उसमें मिल गया, सीधी सी बात है ना, गट में सारी चीजें मिल गई। अब वहां से क्या हुआ बेटा, जब गोबर निकलता है तो उसके साथ में मिथेनोजन भी निकलता है, और वही मिथेनोजन बायोगैस बनाती है, ठीक है, और फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, चलेगा, उसी के वेस्ट से। और बायोगैस क्या होती है, जिसको पहले के समय में लोग यूटिलाइज करते थे खाना बनाने के लिए, क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बेटा यू बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में क्या क्या है, देखो, एक हमारा ऑटोट्रॉपिक है, एक हमारा हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉप में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो इन सब को बहुत अच्छे से समझेंगे। यू बैक्टीरिया में क्या है, बहुत ध्यान से देखेगा, दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू, वही मैंने बताया, यू मतलब ट्रू, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। कंटेन रिजिड सेल वॉल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, बहुत मजबूत होती है। इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजिलम, अगर ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। जैसे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसे होते हैं बेटा, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब जिनमें ग्राम का स्ट्रेन दिखने को मिलता है वो ग्राम पॉजिटिव। और ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स, इनमें क्या क्या पाया जाता है, अच्छा ये क्या है बेटा, हमारे पिगमेंट है, और इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, और उसके साथ में क्या पाया जाएगा, कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा।
दे में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। कॉलोनियल का मतलब कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और होते कैसे हैं, मोस्टली फिलामेंटस। पाए कहाँ पर जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मराइन में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम हैव, ठीक है, स्पेशलाइज हेट्रोसिस्ट, एक सिस्ट बना लेते हैं सेल्स की, टू फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं, जिसको नॉस्टॉक बोलते हैं या फिर एनाबिना बोलते हैं। अब कीमोसिंथेटिक की बात कर लें तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए, जिससे नाइट्रोजन हमारी वापस से बन सके, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होती है, आर मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, एज डिकम्पोजर, क्योंकि जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसको हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया ही डिकम्पोज कराती है। ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ये कर्ड बनाने में मदद करती है, एंटीबायोटिक बनाने में मदद करती है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है लेग्यूमिनस प्लांट में। सम ऑफ देम हैव पैथोजेनिक एंड कॉज डिजीज, और इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो डिजीज भी कॉज करती हैं, जैसे कि हमारी कॉलेरा हो गई, टाइफाइड हो गया, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफस होती है, टेटेनस हो गई, ठीक है, सिट्रस कैंकर हमारे किस में होते हैं, पेड़ों में हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी पता है तुम लोगों को, यहाँ पर अच्छा एंटीबायोटिक क्या होती है पहले ये बताओ, एंटीबायोटिक कौन है, एंटीबायोटिक क्या होती है, जो अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करे, किसके काम करे बेटा, अगेंस्ट बैक्टीरिया। जो अगेंस्ट बैक्टीरिया वर्क करे वही हमारी क्या है बेटा, एंटीबायोटिक्स। सपोज दैट हमारी बॉडी में कोई एक डिजीज हो गई, ठीक है, और उस डिजीज को जब कभी भी आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं और आप उनसे बोलते हैं सर हमें जो है जुकाम हो गया है, हमें जो है खांसी हो गई है, तो वो डॉक्टर क्या करता है, आपको एक पैरासीटामोल देता है, जुकाम है या आपको जो भी है, एक एंटीबायोटिक जरूर देगा। ठीक है, वो एंटीबायोटिक क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकता है, उसको कम करता है, और एक समय ऐसा आता है कि यही एंटीबायोटिक उसको खत्म कर देती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी बेटा, तो वो डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी, फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन सी थी, तो पेनिसिलिन। ठीक है, बनी किससे थी, पेनिसिलिन नोटाटाटम से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, अच्छे से मैंने बता दिया यू बैक्टीरिया के बारे में। बहुत ध्यान से, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने कुछ चीजें बताई भी माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, सिंपल होते हैं, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट। दे आर आल्सो नोन एज पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म का प्यूरो निमोनिया लाइक, ठीक है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये पाए जाते हैं। ठीक है, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, और ये हमारी बॉडी में डिजीज कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है ना, माइकोबैक्टीरिया का ही एक पार्ट है ट्यूबरकुलोसिस। चल, ट्यूबरकुलोसिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, है ना, कभी हो जाती है फिर दोबारा से हो जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे हम लोग भी, हमारे भी शायद ट्यूबरकुलोसिस हो गई है वापस से, है ना, डॉक्टर के पास नहीं गए हैं लेकिन हो सकता है वो हो गई है। ठीक है, तो इट में भी कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी तो फिर देखा जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा वेट लॉस बहुत हो गया, नियर अबाउट 10 किलो के आसपास मेरा वेट लॉस हो गया। ठीक है, चेहरा देख रहे हो, है ना, तो बीमारियां जो हैं कभी भी किसी भी समय आ सकती हैं। ठीक है, और उन बीमारियों में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारा होता है ब्रेन का। ठीक है, और जब ब्रेन स्टेबल नहीं हो पाता है तो हमारा जो बॉडी है वो पूरा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। देख लो टी शर्ट बिल्कुल ढीली ढीली हो गई है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ें सही होती हैं, है ना, और सही हो जाएगा। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, खैर, लेकिन तब भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर के मैंने सोचा कि चलो कब तक ऐसे चलेगा, एक बार वीडियो बना करके देखते हैं। मन लग रहा है, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, वीडियो अच्छा चला, लाइक्स आने लगे, कमेंट्स आने लगेंगे, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करिए, सभी तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, ऐसा आप लोग करिए पूरे उन्नाव जिले में मेरा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप ये एक आप लोग हमारा एक मोटिवेशन बनेंगे,
ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो मेरा शेयर करा ना, सब तक जब वीडियो मेरा पहुंचेगा ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि अब लोग मुझे जानते हैं। मुझे लोगों को नहीं जानवाना है, ठीक है, और ना मैं फेम पाना चाहता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारे उन्नाव के जितने भी बच्चे हैं वो सब हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। और हम लोग एक ई विलेज का भी कॉन्सेप्ट लेकर के, और सॉरी ई स्टडी का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का उसमें थोड़ा सा हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स क्लोरोफाइसी, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन। यहाँ पर प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इनमें ये 4 मेंबर होते हैं, ठीक है, सॉरी 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स होती है, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, यूग्लेनाइड्स होती है, स्लाइमोड्स होते हैं, प्रोटोजोन। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था, एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और क्या पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स पाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक फॉर्मिंग प्लैंक्टन। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं बेटा, एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में जाए पाए जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फोटोसिंथेटिक, स्पोरोफिटिक, सेप्रोफिटिक, ठीक है, पैरासिटिक और होलोजोइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है और होलोजोइक भी है, ठीक है। सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग वाला। फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, ठीक है, आर 11 स्टैंडर्ड। अगर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा तो वो 11 स्टैंडर्ड होगा और 9+2 के अरेंजमेंट होगा। अब 9+2 का अरेंजमेंट जो है आप लोगों की बुक्स में दे रखा है, ठीक है, उनमें रिंग्स लाइक होती हैं, ठीक है। तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन। जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक डीएनए के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। दे इंक्लूड डायटम्स, गोल्डन एल्गी। अब इनमें क्या होते हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी होती हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अब डायटम्स की बात कर लें, इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म्स ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स। जो सेल वॉल्स होती हैं 2 पतली पतली एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई लेयर होती हैं, विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। जैसे सोप जो है सोप बॉक्स में फिट हो जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर हमारी सेल वॉल पाई जाती हैं। द सिलिका है ना, इंडस्ट्रिबल, ठीक है, सेल वॉल पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर, ठीक है, रिजर्वियर एंड फॉर्म अ बिग हेल्प इज कॉल्ड डायटमिश अर्थ। ये क्या होती है बेटा, ये हमारे जो है नीचे आकर के बैठने लगती है, ठीक है, और ये एक ऐसा फॉर्म बनाती है सेल वॉल का, ठीक है, आकर के बॉटम पे, ठीक है, जो कि वाटर रिजर्वियर का काम करती है, वाटर को रोक करके रखती है फ्रॉम बिग हेड्स, ठीक है। और वही हमारी क्या कहती है, डायटमिश। मतलब आप दूर तक देखोगे तो वहां पर डायटम्स ही देखने को मिलेंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायटमिश अर्थ। सेल वॉल नीचे आके बढ़ती है। इट में एक्सटेंड फॉर 100 मीटर, मतलब ये 100 मीटर तक आगे तक देखने को आपको मिल सकती हैं। और इसका जो यूज होता है वो पॉलिशिंग में करा जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में करा जाता है, सिरप्स में करा जाता है, ठीक है। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, है ना, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ओशियंस में। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल होते हैं। बाईफ्लैजिलेट, मतलब बाईफ्लैजिलेट का मतलब जो इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पैरासिट्स होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेट कलर इज गोल्डन ब्राउन, इनका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन से लेकर के गोल्डन ब्राउन होता है, बट येलो, ग्रीन, रेड, इवन ब्लू आल्सो एग्जिस्ट, ये कलर भी देखने को मिलता है। सम डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक, ठीक है, जिम्नोडियम, ठीक है, और गोनियोलेक्स ग्रो इन लार्ज नंबर, ज्यादातर बहुत सारे नंबर्स में ग्रो करते हैं इन द सी एंड मेक वाटर लुक रेड, है ना। और कैसे लगते हैं, जब ये गोनियोलेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो पानी को रेड रेड दिखाई देते हैं। एंड कॉज द सी कॉल्ड रेड टाइड, जब ये उनके सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे और जब टाइड्स आती हैं, लहरें आती हैं, तो उसमें जो ये रेड कलर वाले जो गोनियोलेक्स होते हैं ये ज्यादा दिखाई देते हैं, तो उसको रेड टाइड्स बोला जाता है। टाइड्स का मतलब लहरें। दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स, ये यूग्लिना लाइक होते हैं, विच पजेस पेलिकल इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनमें पेलिकल पाया जाता है सेल वॉल की जगह पर, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इनकी बॉडी को क्या बनाता है बेटा, फ्लेक्सिबल बनाता है। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग जो है पढ़ रहे हैं अभी यूग्लिनाइट के बारे में, ठीक है। 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक लंबा और एक छोटा,
ठीक है, ये डायटम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और वो हम लोग यूग्लियोनाइट्स के बारे में। दे आर फोटोसिंथेटिक, कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, बट एक्ट एज प्रेडेटर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और प्रेडेटर्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एग्जांपल यूग्लिना एंड, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? पैरानीमा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे देखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है, यूग्लिना के बारे में भी समझ लिया हम लोगों ने। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, फीड्स ऑन अ डिकेइंग एंड ट्विग्स ऑफ लीव्स, है ना, सड़े गले के ऊपर, मैंने बताया था सैप्रोफिटिक है सड़े गले के ऊपर। ट्विग का मतलब क्या होता है? तो टहनी जो होती है पेड़ से टूट जाती है, एक छोटी सी डाल को हम लोग ट्विग बोलते हैं, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बेटा? ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जैसे ये एक स्लाइम मोल्ड्स हैं, कई सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में आकर के इस तरह से जो है लग जाते हैं, और जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज, और इनके ऊपर में क्या होती है बेटा? इस तरह से फ्रूटिंग बॉडीज पाई जाती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज ब्रिंग स्पोर्स, और उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? स्पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। इसी से इनका रिप्रोडक्शन भी होगा। द सेल वॉल ऑफ स्पोर्स कंटेन सेलुलोज, और इसके ऊपर की जो सेल वॉल होगी उसमें क्या पाया जाएगा? सेलुलोज पाया जाएगा। द स्पोर्स आर डिस्पर्स एयर करंट, जो स्पोर्स हैं वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है? साइक्रम और फिलिबो, ठीक है। चलो आगे, प्रोटोजोन्स बात करेंगे बेटा, प्रोटोजोन्स की। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, कितने क्या होते हैं बेटा? सभी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, ठीक है। प्रेडेटर मतलब जिसके ऊपर रहते हैं, और पैरासाइट्स का मतलब पैरासाइट, है ना, मतलब जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना भोजन लेते हैं। दे आर कंसीडर एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, इनको ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज रह के प्रिमिटिव रिलेटिव्स रहे हैं एनिमल्स के। एमोबाइट, जैसे एमोबाइट मूव एंड कैप्चर फूड बाय सूडोपोडिया। अमीबा जो होता है, अमीबा देखो इस तरह का होता है, अमीबा का कोई भी शेप और साइज नहीं होता। अब ये उसका फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करता है? चारों ओर इस तरह से क्या डेवलप कर लेता है? सूडोपोडिया, और अंदर की वॉल को रप्चर करता है, और ये फूड अंदर चला जाता है, और फिर ये पूरा इस तरह से बना देता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा? अमीबा इस तरह से फूड लेता है। सम आर पैरासिटिक ऑल्सो, और इनमें से कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स आर फ्री लिविंग पैरासिटिक, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर एक्वेटिक, जो सीलिएटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक, मतलब पानी में पाया जाता है, ऑल ओवर द बॉडी फॉर मूवमेंट, जिससे वो मूव कर सकें। स्पोरोजोन एक्सक्लूड ऑर्गेनिज्म, जो स्पोरोजोन्स होते हैं उनमें जो है ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ये एमोबाइट देखें, यहाँ पर अमीबा और एंटामीबा लिखा हुआ है, फ्लैजिलेट में ट्रिपैनोसोमा लिखा हुआ है, सीलिएटेड में हमारा क्या लिखा है? पैरामेशियम लिखा हुआ है, ठीक है, और स्पोरोजोन में हमारा क्या लिखा है? प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब प्रोटोजोन है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? किंगडम फंजाई। अब हम लोग फंजाई के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फंजाई में क्या लिखा हुआ है? दे आर क्लोरोफिलस, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक क्लोरोफिलस, दे आर अ क्लोरोफिलस, ठीक है, दे आर अ क्लोरोफिलस, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर बनते हैं, नॉन मस्कुलर, मस्कुलर नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, ठीक है, काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपने फूड को स्टोर करते हैं। क्लोरोफिलस का मतलब में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फंजाई वाले, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, मैंने बताया दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। पैरासिटिक, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग के ऊपर, दूसरे के ऊपर। सिम्बियोटिक का मतलब होता है बेटा सिम्बियोटिक रिलेशन। चलो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशन में क्या होता है? सपोज करो एक पर्सन ए है, ठीक है, और दूसरा पर्सन भी ए है, ठीक है, ये प्राइम मान लो, ये दो पर्सन है कोई, ठीक है, और ये दोनों पर्सन मान लो आपस में क्या है बेटा? हस्बैंड एंड वाइफ है। क्या है ये? हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों के बीच में प्लस लगा दो, क्यों? क्योंकि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। सिम्बियोटिक रिलेशन कहता है कि अगर ये जो हमारा ए है, ठीक है, और ये जो है ए है ना भाई, देखो ह्यूमन का नेचर है, कभी ना कभी किसी ना किसी को गुस्सा आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? सभी को आ जाता है।
अगर कभी इस ए वाले ने, ये मान लो मेल है और ये मान लो हमारी फीमेल है, ठीक है, अगर इसको कभी गुस्सा आया तो जब गुस्सा आया तो इसने बहुत ऊट पटांग बोल दिया, बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, मैंने बोल दिया उल्टा सीधा, है ना, मतलब इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत खराब हुई, बैड लैंग्वेज, बहुत ऊट पटांग बोल दिया, खराब लैंग्वेज यूज कर दी। और ये जो थी वो इनोसेंट थी भाई, सही बात है, इनोसेंट थी, मतलब इसने बहुत उल्टा सीधा बोला और इन्होंने सिर्फ सुना उस चीज को, कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो फीमेल थी वो समझती थी इनको कि इनको जब गुस्सा आता है और गुस्से में आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ भी बक देता है, बट इनोसेंट थी, उन्होंने समझ लिया और समझने के बाद में जब ये नॉर्मल हुए 5-6 दिनों के बाद में, तो इन्होंने अपनी बात कही अपनी इनसे। जब इन्होंने अपनी बात इनसे कही तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ अपनी बात पर कि यार ये हमने क्या कर दिया। एंड आफ्टर दैट ये जो ए वाले थे इन्होंने अपनी बात को रियलाइज करा और इन्होंने इनको वापस से जाकर के सॉरी बोला। ठीक है, सॉरी बोलने से बातें नहीं खत्म हो जाती, लेकिन हाँ एक चीज है कि ये जो मिस्टेक हुई वो मिस्टेक कभी दोबारा नहीं होगी। दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगर इन्होंने कोई खराब वर्ड यूज करा तो इन्होंने उसको सुना, लेकिन सुनने के बाद में रिएक्शन दिया, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों लड़ने लगेंगे तो चीजें और गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगर इसी जगह पर भाई इन्होंने बैड लैंग्वेज यूज करा, ठीक है भाई, और इन्होंने भी उसी जगह पर बैड लैंग्वेज यूज कर दिया, इन्होंने भी बैड लैंग्वेज यूज कर दिया, तो उस जगह पे क्या होगा बेटा, जब इन्होंने भी बैड लैंग्वेज यूज करा, उन्होंने बैड लैंग्वेज यूज करा, अब दोनों में क्या होगी, बहुत घमासान लड़ाई हो जाएगी। मतलब इतना घमासान लड़ाई हो तो बात डाइवोर्स तक आ जाए। कहां तक आ जाएगी बात? डाइवोर्स तक। तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आगे बात समझ में? म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों को बेनिफिटेड मिले, दोनों एक दूसरे को समझें। अगर एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ए प्राइम, एक छोटा एग्जांपल, जैसे ये आए दिन भर से काम करके या कहीं से आपसे मिलने आए, अब इनको लगी ये ही इज टू हंग्री, इनको बहुत भूख लगी है, ठीक है, अब इन्होंने अपने घर में फूड बना रखा है, इन्होंने इनको ऑफर करा कि आप भूखे हो आप खाना खा लो, भैया बड़ा अच्छा लगा। बदले में क्या हुआ कि इनके जो मेंटल स्ट्रेस था वो बहुत हाई था, मेंटल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। अब इन्होंने अपनी सारी बात इनको बताई और इन्होंने उसका कंक्लूजन बता दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशन। कभी भी कोई भी रिलेशन होता है बेटा वो सिम्बियोटिक रिलेशन पे ही चलता है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स के साथ में हो। अगर सिम्बियोटिज्म नहीं है, हम मानते हैं कि कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं, बहुत गलत बोल जाता है, इंसान है, गलतियां होती हैं, गलतियों को माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, उसका ओहदा हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, चाहे वो मदर फादर का हो, भाई बहन का हो, है ना, पति पत्नी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, इसको बचाना सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमारी लाइफ में कौन स्ट्रेंजर आ जाए जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, और फिर मतलब स्ट्रेंजर आ गया, अब आप उसको नहीं जानते हैं और आप एक अनजाने के साथ में चले जाते हैं, और फिर लाइफ की कहानी बहुत, वैसे भी देख लो भैया, नीला ड्रम चल रहा है, हनीमून पे ले जा करके मरवा देती है लड़की, है ना, तो लड़की मरवा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस लड़कों के साथ में हुए, लड़कों ने तो लड़कियों को मार के दे दिया, पता ही नहीं चला, वो केसेस हाईलाइट नहीं हुए। तो चीज़ें यही हैं कि चीज़ें म्यूचुअलिज्म पर डिपेंड करती हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन पर डिपेंड करती हैं, उन चीज़ों को समझना चाहिए, है ना। आज और अच्छी बात है कि अगर आप इनसे गुस्सा हो, एक ए पर्सन गुस्सा है, एक पर्सन ये भी गुस्सा है, तो टाइम ले लो, मत करो बात, 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, महीने भर ले लो, मत करो बात। जब गुस्सा शांत हो, एक बार प्यार से बैठ करके उनसे बात करो कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी कंक्लूजन में हो
जो आप लोगों के एक बार प्यार से बात करने से वो चीज़ें क्लियर हो जाए। आ रही है ना बात समझ में? तो यही सारी चीज़ है। चलो खैर, यहाँ पर सिम्बियोटिक रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक रिलेशन होता है बेटा सिम्बियोटिक रिलेशन में, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन। अब बायोलॉजिकल समझते हैं। लाइकेन में क्या होता है बेटा, अलगी होती है, क्या होती है, अलगी होती है, प्लस फंगस होती है, फंगस। अलगी क्या करती है बेटा, फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। और फंगस कैसा होता है, हेटेरोट्रॉप होता है। इसने क्या करा, खाना बनाया, इसको दे दिया। अब इसके पास रहने की जगह थी, लैंड थी, इसने अलगी को दे दिया कि तुम हमारे पास रहो और बदले में हमको खाना दो। तो दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट करा। यही होता है हमारा सिम्बियोटिक रिलेशन। समझ में आ रहा है ना? बस एक मिनट रुकिएगा, पानी पी के आता हूं। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। लिखा हुआ बेटा रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, इनका जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव भी हो सकता है, दैट है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये एसेक्सुअल टाइप है। कॉनिडिया, ठीक है, स्पोर बनेंगे, जू स्पोर्स बनेंगे अगर स्पोर बनना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओ स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो उसमें ओ स्पोर्स बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, बैसिडियो स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, और सेक्सुअल साइकिल अगर बनेगी तो उनमें कुछ स्टेप्स होंगे जो कि आगे हम लोग अभी स्लाइड में पढ़ेंगे। कौन कौन से वो दो, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, कौन सा है, प्लाज्मोगैमी है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियन आ गया वर्ड, न्यूक्लियस है यार। मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होते हैं जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन सके। क्लियर होगी बात? चलो आगे। फैकोमाइसिटीज की बात कर ले हम, किसकी बात करें बेटा, फैकोमाइसिटीज की। तो दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। फैकोमाइसिटीज कहाँ पाई जाती है बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, मतलब जहाँ पर पानी पाया जाता है। ऑन डिकेइंग वुड, किसमें पाया जाता है बेटा, डिकेइंग वुड, सड़ी गली लकड़ी में पाया जाता है। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस में, डैम्प जहाँ पर कूड़ा उड़ा डालते हैं हम लोग। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइंसिटिक, माइसीलियम कैसी होती है, एसेप्टेड होते हैं, कोइंसिटिक होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है और ज़ूस्पोर हमेशा मोटाइल होते हैं, ठीक है। अल्पाइनोस्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूमिन। क्लियर होगी बात? फाइकोमाइसिटीज के बारे में भी हम लोग समझ लिया। नेक्स्ट है बेटा एस्कोमाइसिटीज, द सैक फंजाई जिसको बोलते हैं। दे आर स्पोरोफिटिक, कैसे होते हैं बेटा, स्पोरोफिटिक होते हैं, मतलब स्पोर्स सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकेइंग वुड पे निकलते हैं या डिकेइंग सड़े गले चीजों पर। डिकम्पोजर, किसी को सड़ाने में मदद करते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कैप्रोफिलस जो हमारे गोबर पर निकलते हैं, है ना, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। माइसीलियम एंड ब्रांच्ड, माइसीलियम कैसी, माइसीलियम की शीट पाई जाएगी, ब्रांच्ड होंगे, सेपरेट, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, इनमें जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर जो होगा वो कौन सा होगा, एस्कोस्पोर होगा। प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनेगा, कॉल्ड एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प्स। और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प्स। क्लियर होगी बात? और भी लिखा हुआ है, ये तो बता दिया मैंने एस्कोस्कार्प। एग्जाम्पल हमारा देखा है न्यूरोस्पोरा, एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, हाँ, एग्जाम्पल हमारा न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, ठीक है, क्लेविसेप्स एक्सेट्रा। चलो बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इसकी जो माइसीलियम कैसी होगी बेटा, ब्रांच्ड होगी, ठीक है, सेपरेट मतलब सेपरेट होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होगा। एंड सोमैटिक सेल फॉर्म बैसिडियम, इसमें जो सेल्स होंगे वो बैसिडियम का फॉर्मेशन करेंगे। बैसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और प्रोड्यूस द बैसिडियम, बैसिडियम के अंदर बनेंगे। एंड डेवलपिंग फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बैसिडियो कार्प्स, और जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसको बैसिडियो कार्प्स बोलेंगे। इस एग्जाम्पल हमारा है एगेरिकस, स्टेलिगोपक्सीनिया। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजिली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको सच्चाई बता दूँ कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ सही से, ठीक है, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में,
क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है ना, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर के आऊँ, है ना। तो वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलो देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो बेटा। द फंजाई इम्परफेक्ट, ये इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। ओनली वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल एसेक्सुअल फेज इज नोन, इनमें केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज आज तक हम लोग जान पाए हैं। माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच, इनका जो माइसीलियम होता है सेपरेट होता है, ब्रांच होता है। सम मेम्ब्रेन्स आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक, इनके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, ठीक है, ट्राइकोडर्मा एंड कलेप्टोट्राइकम, ठीक है। चलो आगे, अब देखेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, ठीक है। प्लांटी में देखेंगे बेटा क्या क्या है यहाँ पर। यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से आते हैं इसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सभी आते हैं। लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिप्लॉइड्स, ठीक है, सेप्रोफिटिक, है ना, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, ठीक है, विच अल्टरनेट विथ ईच अदर, ठीक है। अगर सेप्रोफिटिक है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक है तो ये आपस में एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स, इनमें क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब इनके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा ये वाला, ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से दिखेगा। अच्छा वो नेक्स्ट में है शायद। किंगडम एनिमलिया में क्या क्या है बेटा, देख लो। हेटरोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक में क्या क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट आर मल्टीसेलुलर सेल वॉल, कैसे होते हैं बेटा, में भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट आर मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट, मैंने बताया था एनिमलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती इन द सेल, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रिजर्व फूड इन ग्लाइकोजन एंड फैट, और इनकी बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्म में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई, ठीक है, कॉपुलेशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कॉपुलेशन के थ्रू होगा। कॉपुलेशन का मतलब जब मेल एंड फीमेल आपस में इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल, फॉलोड बाई, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में फर्दर डेवलपमेंट होगी, क्लियर, ठीक है। वायरस, वायराइड्स एंड प्रियॉन्स, बेटा ये एक ऐसी चीज है, वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स, जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिल पाई, बेचारे किंगडम में ही नहीं आ पाए, ठीक है, घर रहित हो गए। तो क्या लिखा हुआ है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड वायरस, वायराइड एंड लाइकेंस, ठीक, नहीं रखा गया। दे टेक ओवर द मशीनरी लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, इनको एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है अपने आप को वापस से रेप्लिकेट कराने के लिए। जैसे डीजे आइवानोव्स्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज इन टोबैको, ठीक है। आइवानोव्स्की ने देखा कि कोई एक ऐसा माइक्रोब है जो मोजाइक डिजीज कर रहा है टोबैको प्लांट में, जिसको हम लोग टोबैको मोजाइक वायरस बोलते थे, TMV। बाद में इसकी डिस्कवरी हुई, टोबैको मोजाइक, मतलब उनकी लीव, जैसे मान लो ये हमारी एक लीव है, ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार से धब्बे धब्बे इसमें पाए जा रहे थे, है ना। तो ये जो धब्बे धब्बे पाए जा रहे थे, ये क्यों पाए जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई एक माइक्रोब है जो कि इसको करा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए थे। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, ठीक है, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो हमारे वायरस होते हैं उनमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, दैट कुड बी DNA और RNA। दोनों में से जो वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। नो वायरस, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिनमें DNA और RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल पाया जाए, क्लियर होगी बात। फिर लिखा हुआ है इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, मतलब अगर इन जनरल में बात करूं, जो हमारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव डबल स्टैंडर्ड DNA, मतलब जो एनिमल्स को इफेक्ट डाल रहा है उनमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जा रहा है, और जो हमारे प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा है उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्लियर होगी बात। फिर लिखा हुआ है सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस लाइक कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स HIV से होता है, स्मॉल पॉक्स,
लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ रोल होने लगती है, कर्लिंग मतलब सिकुड़ने लगती है, ठीक है। बैक्टीरिया फीडिंग वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, है ना, मतलब कुछ ऐसे हमारे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, और इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोटीन्स, है ना, देख प्रोटीन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब जो हमारा यहाँ पर जैसे टीएमबी को आप देखोगे तो उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसके चारों ओर इस तरह से प्रोटीन कैप्सोमर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो कैप्सोमर्स होते हैं ना प्रोटीन के, जो इस तरह से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कैप्सोमर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन कैप्सोमर्स इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करते हैं, हमारे डीएनए, ये जो अंदर वाला है ये वाला पार्ट, ये हमारा आरएनए है, इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज इन अ हेलिकल, ठीक है, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, चारों ओर उसके पाए जाते हैं जैसे मैंने बना के बताया। वायराइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, याद रखिएगा वायराइड्स को किसने डिस्कवर करा, टियोडाइनर ने, एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। जो वायराइड्स होते हैं वो वायरस से भी स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। वायरस कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिस जो कि क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, और उनमें केवल आरएनए ही पाया जाएगा इस तरह से, इनमें कोई भी प्रोटीन की कोड नहीं पाई जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायराइड्स। लाइकेन बता ही दिया, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई होता है। द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड, ठीक है, फाइकोबियन, एंड फंगल पार्ट इज कॉल्ड माइकोबियन। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। बहुत अच्छे ये गुड पॉल्यूटेड इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉल्यूटेड होते हैं वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते। क्लियर होगी बात। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ली, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रखा है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी एक टॉपिक नहीं आता है समझ में, तो आप उसको जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको जा करके बहुत डिटेल वीडियो उसके ऊपर आपको बना करके दे दूँगा, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं वो यहाँ पर लेकर के आता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर आई वांट टू स्टडी अबाउट दैट टॉपिक, है ना, जो मुझे नहीं आता है, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग मेरे वीडियोस को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी वीडियो, हमारा चैनल जो है वो सभी तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी आशा है, ठीक है। दैट्स ऑल।